हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 बजे की इस महत्वपूर्ण बहस में। करीब 2 हफ्ते रह गए हैं और उसके बाद बिहार में चुनाव। जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, लेकिन इस पुख्ता सख्त सुरक्षा के बीच बक्सर में हाथरस जैसी वारदात हो जाती है, या ये कहिए उससे ज्यादा विभत्स। बेटे के साथ एक महिला बैंक के लिए निकली अपना काम करने के लिए सुबह सवेरे, लेकिन वहां अपराधियों ने पहले उस महिला को अगवा किया, फिर गैंगरेप उस महिला का किया और उसके बच्चे और उस महिला को बांधकर उसके बाद पानी में फेंक दिया। मासूम की मौत हो गई है और महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। महिला सुरक्षा के नाम पर बिहार में शराबबंदी लागू करने वाली नीतीश कुमार सरकार इस घटना पर क्यों चुप है? नीतीश बाबू इस घटना पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? उनके अफसर इतनी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। बिहार में चुनाव से पहले इस वारदात से क्या नीतीश कुमार का सिंहासन डोलेगा? इसी पर आज 5 बजे की बहस। लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बहस को आप देखें, उससे पहले इस रिपोर्ट को समझें। बिहार के बक्सर में महिला से दरिंदगी, मासूम के सामने मां के साथ बलात्कार। पुलिस को इसको लेकर दफा करने की कोशिश है। मामला भी दोषी होगा, कोई नहीं बचेगा। गैंगरेप के बाद मां बेटे को मरने के लिए फेंका। कानून का डर है या कानून को लागू करने वाली जो संस्था है पुलिस, उसके प्रति खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के की कृपा से इस तरह का सब कुछ हो रहा है। मासूम की मौत, महिला की हालत नाजुक। कुशासन बाबू और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को अपराध स्थली बना दिया। उम्मीद है कि बिहार की बहादुर जनता कुशासन बाबू और सुशील मोदी की सरकार को इस चुनाव में चलता करेगी। रेप की वारदात पर डीएसपी की संवेदनहीनता। ऐसी घटनाओं पे जो पुलिस अफसर या जो पदाधिकारी संवेदनशील नहीं रहते हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ा जाएगा, दंडित किया जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। बक्सर में बलात्कार, क्या यही है सुशासन सरकार? और इसीलिए आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने जरूरी है। सवाल पहला यह है कि दिन से लेकर रात तक गैंगरेप पुलिस कहां गायब रही? सुबह से लेकर रात तक ये दरिंदे उस महिला को परेशान करते रहे, उसके बदन को नोचते रहे, पुलिस कहां गायब थी? चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बावजूद वारदात क्यों होती रही? संवेदनहीन डीएसपी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और बक्सर की वारदात पर नीतीश ने चुप्पी क्यों साधी है? क्या बक्सर में गैंगरेप बनेगा बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा? इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका अब मैं आपसे तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको राजीव रंजन साहब नजर आ रहे हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आपको अखिलेश प्रताप सिंह साहब नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। AK वाजपेयी साहब आपको नजर आ रहे हैं, LJP के प्रवक्ता हैं। आपको इस वक्त HAM पार्टी से भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद दानिश रिजवान नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और बक्सर में मौजूद है मेरे सहयोगी, जहां पर ये रेप की वारदात हुई है, पंकज झा। शुरुआत पंकज में आपसे, और मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आपसे कुछ ही देर बाद आप स्क्रीन पर उनको देख पाएंगे। सबसे पहले पंकज, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। 16 दिन बाद चुनाव है, 28 अक्टूबर को फेज 1 का। 16 दिन बाद चुनाव, अर्धसैनिक बल की 170 से ज्यादा कंपनियां, मेरी जितनी जानकारी है, वहां पर मौजूद है। और दिन दहाड़े एक महिला को अपने बेटे के सामने ये दरिंदे नोचते हैं, फिर हाथ बांधकर पानी में फेंक देते हैं। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल रूबिका, बहुत ऐसा है, लग रहा है कि जैसे पुलिस के रोल पर तो वाकई सवाल है।
मैं जब पटना से बक्सर की तरफ गया, रास्ते भर चेकिंग होती रही, लेकिन एक महिला के साथ घंटों उसके गांव के बाहर से उठा लिया जाता है। उसके साथ 5 साल का बेटा होता है। महिला को गाड़ी में भी घंटों घुमाया जाता है। उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। महिला को बंधक बना करके घंटों, रात भर कई घंटों तक उसके साथ ये रेप होता रहता है। पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर महिला और उसके बेटे की लाश मिली। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब जाकर के एक गिरफ्तारी जो हुई थी वो कल हुई थी। कल के बाद से पुलिस 24 घंटों में उसको कुछ पता नहीं चला है। 5 अज्ञात आरोपी हैं और एक गांव का ही आरोपी है। पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। ये है बक्सर पुलिस की जांच। रही बात कि क्या ये बड़ा मामला हो सकता है बिहार चुनाव को लेकर के, मैं बहुत दुख के साथ, बहुत शर्मिंदगी के साथ रूबिका आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जिसकी पीड़ित जो है, जिसके साथ रेप हुआ, वो महादलित है। जो आरोपी हैं उसमें से भी एक महादलित बिरादरी के हैं और एक भोला यादव है आरोपी। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम जितना भी कहें, जब इस तरह की घटना होती है, आरोपी और पीड़ित दोनों की जाति बिरादरी को देखकर ही राजनीति की जाती है और बिहार में भी वही हो रहा है। तो बिहार में इस वक्त जातियों की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन महिला वो मुद्दा नहीं रहा है। और मैं यहाँ इस वक्त ये सवाल पूछते हुए थकने नहीं वाली हूँ कि महिलाओं के नाम पर शराबबंदी करने वाले नीतीश बाबू अब क्या जवाब देंगे। राजीव रंजन जी, मुझे ये बताइए, जब हाथरस हुआ तब एबीपी न्यूज आगे खड़ा था। जब वहां राजस्थान के 12 में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो एबीपी न्यूज एकदम पहली पंक्ति में खड़ा था। और अगर बिहार में ऐसा होगा तब भी वही बुलंद आवाज होगी। कोई कुछ करे, हमें पता है कि महिलाओं की आवाज कैसे बुलंद करनी है। मुझे ये बताइए कि वहां इतनी पुख्ता सुरक्षा के बीच बक्सर में ये वारदात होती है, आप कहां मुंह दिखा पाएंगे चुनावों में? सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं इस मानसिकता और जो बर्बर मानसिकता को लेकर इंसानियत संसार है और हर सवाल का जवाब नहीं है। मैं समझता हूं जो कुछ हुआ है उसको किसी भी तरीके से उस पर कोई तर्क नहीं हो सकता है। इतना विभत्स और बर्बर ये पूरा कांड है और मैं आपके किसी भी आरोप को, मैं मानता हूं कि ये आपके चैनल की जवाबदेही है और हर बार आप इन सवालों पर काफी मुखर रही हैं, तो फिर आप बिहार को अलग तरीके से क्यों देखेंगे? निसंदेह इन्होंने जो भी किया है वो बड़े सजा के लिए के हकदार हैं और ये हम सबों की नैतिक जिम्मेवारी है कि जो भी जिम्मेवारी, जिनकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनको पूरी तरह से कसौटी पर कसेंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एक बात है, 2 नामजद लोगों में से एक की गिरफ्तारी हुई है। स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट और स्टेट ये हाईकोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं और अभी जो सेंटर के गाइडलाइंस हैं, पुलिस अपने अनुसंधान में उसका इस्तेमाल करे। एक एसआईटी बनाई गई है और उस दिशा में जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के लगातार राज्य पुलिस मुख्यालय भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन इतनी बात जरूर है, इन सभी चीजों के बाद भी जो कुछ हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं है और जो कुछ खोया है राजीव जी, आप मेरे साथ कई मर्तबा डिबेट में बैठे हैं और मैं इस बात की गवाही दे सकती हूं कि आप बहुत सहज किस्म के वक्ता रहे हैं। आप सहज तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, पर मैं कैसे मानूं? ये जो आप कह रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। ये तो अब लीपापोती हो रही है ना। मैं कह रही हूँ उस महिला की दिन दहाड़े इस तरीके से उसका रेप होता क्यों है? वो भी तब जब इतने अर्धसैनिक बल, इतने पुलिस, इतने, आप समझ रहे हैं। आप तो अब कह रहे हैं कि अब जब चिड़िया खेत चुग के निकल गई है, अब हम जो है खेत की रखवाली कर रहे हैं। अरे अब क्या करेंगे आप? अब करने से क्या होगा? उस बच्चे, 5 साल के बच्चे के मस्तिष्क में जो चीज लिख दी गई है, जो उकेर दी गई है, वो आप कभी हटा पाएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आपको कितना भरोसा है जो बातें कही जा रही है राजीव रंजन जी की तरफ से? रूबिका, किसी भी सरकार के लिए चुनाव में सबसे पहले जो कुछ मुद्दे होते हैं, जो जवाबदेही मिली है सरकार को, जिसकी जिम्मेदारी मिली है, वो कानून व्यवस्था, उसमें महिलाओं की सुरक्षा, किसान, नौजवान, बेरोजगार, ये होते हैं। और कोई सरकार इस बात से अपने आप को इतर नहीं कर सकती
कि इन मुद्दों पे उस सरकार का परफॉर्मेंस कहां कितना है। हम सरकार की बात ले रहे हैं, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर, सारी पार्टियों की सरकार इस खांचे में आती है। ये घटना हुई, सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी बनती थी कि घटना न हो, हुई। उसके बाद अभी तक जैसा आप बता रही हैं, पंकज झा बता रहे हैं, क्या उस जनपद के संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? बिहार में चुनाव चल रहा है, सुशासन बाबू बोले जाते हैं, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, घटना हुई उसको तो रोक नहीं पाए। 24 घंटे तक आप बता रही हैं ये सब होता रहा, उसका भनक तक नहीं लगी। भनक लगने के बाद भी 24 घंटे से ज्यादा हो गया, तो उसी अधिकारियों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सब क्या दिखाता है? ये सब शिथिलता दिखाता है। अगर शिथिलता ना माने तो मेरी भगत दिखाता है। मेरी भगत ना माने ये माना जाएगा कि हौसले बढ़ाने की ऐसा बात। नहीं है कि अचानक संवेदनशील हो गए। मैं बताती हूँ, ये जो डीएसपी के सिंह है, डुमराव के डीएसपी है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था वो जिस तरीके से बयान ले रहे थे, पान चबाते हुए, गुटखा चबाते हुए, जैसे वो वहां पर किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए गए हो, जैसे वो महिला से बात नहीं कर रहे हो, किसी आरोपी से बात कर रहे हो। मैं सुनवाती हूँ वो डीएसपी जो है के सिंह, एक तो क्या कर रहे हैं वो अभी तक अपने पद पर, इतना असंवेदनशील आदमी किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगा। सुनिए आप क्या कर रहे थे डीएसपी, और देखिए गौर से जरा। घर से आवत रही पैसा जमा करे खातिर हमर मोबाइल छीन लेलक, पैसा छीन लेलक। काय बजे देना ना इधर में केहू ना रहे। एकर बाद हमरा कुछ ना बुझाई, बाकी लेके चल गो राशन कार्ड से बैठा। काय बजे? अरे 11 बजे निकल सकता हूँ, 11 बजे बनी ना तो भैया बहुत जाते रहा। अभी घर से आवत रही। वाजपेयी साहब, सुना आपने? पान चबा रहे हैं, बगैर किसी इंटरेस्ट के सुने चले जा रहे। पिता ने कहा 11 बजे के आसपास निकली थी, तो तुम थे क्या उसके साथ? ऐसे कोई बयान दर्ज करता है? भाई इसीलिए तो हम सुशासन बाबू के खिलाफ हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, अगर कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो 15 सालों में आपने क्या किया है? देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीतिक स्टेटमेंट देने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। राजीव रंजन जी अच्छे आदमी हैं, बढ़िया राजनेता हैं, लेकिन उससे क्या बनेगा? सवाल तो ये है कि क्राइम रुका कि नहीं रुका। क्या महिलाओं की, जो पिछड़ी जाति की महिलाएं, एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उन्हीं के साथ ये क्यों हो रहे हैं अत्याचार? मतलब सिर्फ चुन चुन के उन्हीं लोगों की महिलाओं को करोगे आप? कहां पहुंच रहे हैं हम? अच्छा वाजपेयी, समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? आपकी आंख तो बहुत जल्दी खुल गई। नहीं, अच्छा नहीं। चुनाव के 20 दिन पहले नहीं, अच्छा, हमारी 1.5 साल पहले खुल गई। जब आपको टिकट नहीं मिली, अरे 1.5 साल पहले खुली थी हमारी आंख। सीटें नहीं मिली, तो आपको महिलाओं की याद आ गई, उनकी सुरक्षा की याद आ गई। आज राजीव रंजन आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं आपकी नियत पर शक न करूं। अरे सुनिए ना रूबिका जी, ये ना करो ना, ये मामला बड़ा गंभीर है ना। 10 सेकंड जो हम तो कोई राजनीति की बात कह ही नहीं रहे। हम तो यूपी के लिए भी यही कहा था, हमने यूपी के लिए भी यही कहा था, इसी पॉइंट को कहा था कि क्यों चुन चुन के दलित लोगों की, पिछड़ी जाति के लोगों की महिलाओं के साथ ये हो रहा है। नहीं, और क्राइम रुकना चाहिए ना। निर्भया को इतना टाइम हो गया, इतनी गाइडलाइंस आ गई, इतना फंड बन गया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले गाइडलाइंस निकाल दी, लेकिन उस गाइडलाइंस से क्या हो रहा है? सवाल यहां इंपॉर्टेंट ये है, क्या बराबरी में पहुंच गया समाज? नंबर 1, नंबर 2, महिलाओं के खिलाफ ये अपराध, बलात्कार के मामले कैसे रोके जाएंगे? मत कीजिए। आप महिलाओं पर पहले अगर इस तरीके से मुखर होते और अपनी पार्टी से या अपने गठबंधन से अलग हो जाते, तो मैं आज आपको यहाँ बैठकर सलाम कर रही होती। एक बार नहीं, हर 1 मिनट में आपको सलाम। नहीं, सलाम की बात नहीं। देखो, आप हमारा, वाजपेयी जी प्लीज, ये बात आप भी जानते हैं कि अभी चूंकि आप गठबंधन में नहीं है, तो आपके लिए आसान हो रहा है सारी बातें बोलने की। हम भी उसी समाज, मैं जानती हूँ, और इस वक्त और दलितों का एक बहुत बड़ा नेता आपकी पार्टी के सबसे प्रखर और मुखर नेता को खोया, इस बात का एहसास हमें भी है। लेकिन मैं फिर भी नियत पर सवाल उठाऊंगी। शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई एम सो प्लीज टू हैव यू। लेकिन शशि जी, ये बताइए कि क्या ये मुद्दा बनेगा, आपको लगता है, या ऐसे ही आज हमने बहस की
किसी तरह बहस हो गई और उसके बाद कल भुला दिया जाएगा इसे? क्यों ना बने ये मुद्दा? महिलाओं की सुरक्षा बिहार में मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रमुख मुद्दा बनना चाहिए रूबिका, क्योंकि ये जो तमाशा रोज रोज हो रहा है, और मैं उसके बाद एक गिद्ध भोज की स्थिति देखता हूं। जो लोग एक जगह शासन में हैं, दूसरी जगह विपक्ष में हैं, उनका सुर एक प्रदेश में दूसरा होता है और दूसरे प्रदेश में दूसरा होता है। एक गठबंधन में आज है तो सुर दूसरा है, दूसरे गठबंधन में आज है तो दूसरा है। और यही नहीं, पुलिस वालों की ट्रेनिंग का हाल क्या है? आप चाहे कहीं का भी बलात्कार देख लीजिए, कहीं की भी बर्बरता देख लीजिए, मैं इस बात को पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि पुलिस क्राइम कभी कभी हो जाता है, क्योंकि पुलिस हर एक के साथ नहीं रह सकती, लेकिन पुलिस शुरुआती दौर में जिस बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ सलूक करती है, और खासकर वो जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, पिछड़ों से मेरा कोई जातिगत नहीं है, वो जो डाउन टूडेड पीपल हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है वो बहुत अनैतिक है। और मुझे लगता है ये चुनाव ही नहीं, ये समाज का प्रमुखतम मुद्दा होना चाहिए। और आपने ये मुद्दा उठाया, अच्छा किया, क्योंकि ये बातें अगर नहीं होंगी तो हम ट्रेनिंग देंगे कैसे, हम आखिर लोगों को संभालेंगे कैसे? और निर्भया का भी जब मामला आया था, अभी निर्भया की बात की गई, तब भी सवाल ये उठा था कि क्या कानून अपराध रोकता है या अपराध कुछ और कारक रोकते हैं? तो हमें उन कारकों पे जोर देना होगा, क्योंकि सिर्फ कानून से सब कुछ नहीं हो जाता है। शशि जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई ये मुद्दा नहीं उठाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा ना सर, क्योंकि सारी ओबी वैन वहां बक्सर नहीं पहुंची है, टीआरपी की लड़ाई भी इसमें नहीं है, टीआरपी की खुशबू नहीं आ रही होगी बहुत लोगों को, और इसीलिए इससे दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज बहुत ईमानदारी से ये मुद्दा आगे भी उठाता रहेगा, इतना मैं वादा कर देती हूँ सर। इस मसले पर हमें साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाओं की आवाज बुलंद करनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कहीं करनी हो। रिजवान जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात रखिए, और उसके बाद आज राजीव रंजन आपको जवाब देना होगा। सुशासन में दुशासन क्यों घूम रहे हैं, और वो भी दिन दहाड़े? रिजवान साहब। रूबिका जी, ये जिस टॉपिक पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, और बार बार ये जो सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की हुकूमत ने क्या करा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दो तीन चीजें मैं बड़े सलीके से, और अगर आप मुझे वक्त दे तो मैं बड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दुनिया में सबसे कम वक्त में रेप के मामले में अगर कहीं सजा हुई है तो वो बिहार में हुई है। हमने 27 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ा, ट्रायल कराया और उनको सजा करा दी। ये बिहार है। हमारे यहाँ एक गैंग रेप की घटना बक्सर के बगल में है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। हमने 1 महीने के अंदर रणवीर सेना के जो बड़े लोग थे उनको सजा कराने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के अभी नेता का स्टेटमेंट मैंने नहीं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को सुन रहा था। जो पैकेज आप दिखा रही थी उसमें शिवानंद तिवारी जी के स्टेटमेंट को सुन रहा था। देखिए, समाज में अगर रेप होता है तो रेपिस्ट का हमें सोशल बहिष्कार करना होगा, सामाजिक बहिष्कार करेंगे तब जाके ये वारदात रुकती है। लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मामला सामने आता है तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एमएलए एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देता है, कोर्ट उनको सजा दे देता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की अभी जबान नहीं खुलेगी कि इनके गठबंधन के लोग ने उसको टिकट दे दिया। तो आप मुझे बताइए, अगर जब हम बलात्कारियों को शेल्टर देंगे, उनकी पत्नियों को एमएलए का टिकट देंगे, तो कहां से ऐसी पता है ना किन के बारे में बात हो रही है, या आपको पता ही नहीं है अखिलेश जी? देखिए, गठबंधन की बात हम अपनी पार्टी की जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो बाल गृह कांड हुआ था उसके आरोपी जो लेडी विधायक थी उनको गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं अखिलेश जी, गलत बोल रहे हैं आप। मंजू वर्मा कहीं से कोई आरोपी नहीं है, मंजू वर्मा कोई आरोपी नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप। मंजू वर्मा आरोपी नहीं है, ये लगातार ये दुष्प्रचारित किया जा रहा है उनके द्वारा। मंजू वर्मा शेल्टर होम कांड की कोई आरोपी नहीं है। खामोश रहिए, बीच में मत बोलिए। जो लोग कल तक सुशांत सिंह को बिहार का बेटा बता करके मुद्दा बनाने की बात कर रहे थे, वो लोग आज न चैनल पर दिख रहे हैं और न उनके लोग आज इस बेटी को। अरे ये बताइए ना कि बलात्कारियों के परिजनों को टिकट क्यों देते हैं आप? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। बलात्कारियों के परिवार के लोगों को सजा क्यों देते हैं? टीवी पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप अखिलेश जी, सीधा जवाब दीजिए, क्यों देते हैं? क्यों महिमा मंडन करते हैं आप?
जनाब, खामोशी से सुन लीजिए। सीधा जवाब दीजिए ना, वैसे बलात्कारियों के दम पे सरकार बनाएंगे आप? सुनिए, आप बताते हैं कि बहुत त्वरित कार्रवाई की है बिहार की सरकार ने। 36 घंटे होते जा रहे, किस पुलिस अफसर पे कार्रवाई? बताइए ना आप, किस पे कार्रवाई की अभी तक? 27 दिन में सजा कराया है, 27 दिन में सजा कराया है। आपको जानकारी का अभाव है अखिलेश जी, आपको जानकारी का अभाव है। राजस्थान पे चुप्पी साध लेते हैं आप अपने एमएलए जब बलात्कार करता है तो चुप्पी साध लेते हैं आप। उसी बलात्कारी एमएलए को पत्नी को टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं और भाषण हमें सुना रहे हैं आप। गलत को गलत कहना सीखिए अखिलेश जी, गलत को गलत कहना सीखिए। हम अगर गलत है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और साफ वही। तो आप लोग यही तो कर रहे हैं। ये तो मैं तीन मर्तबा और 3,000 मर्तबा कह चुकी हूँ कि ये क्या तरीका हुआ कि मेरे यहाँ का रेप छोटा है और तुम्हारे यहाँ का रेप बहुत बड़ा है। ये क्या हुआ कि मेरे पार्टी में टिकट अगर किसी अपराधी को या दोषी को मिलता है तो वो तो दुनिया की नजर में दोषी है, हमारी नजर में तो फरिश्ता है। यही तो हो रहा अखिलेश जी। राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट देकर आपके गठबंधन ने यही तो बताने की कोशिश की है। मैं ब्रेक ले रही हूँ सर, ब्रेक ले रही हूँ। उसके बाद मुद्दा क्या है सर? महिलाओं के प्रति रेप और अपराध का मुद्दा है ना। ये बात पॉलिटिकल और टिकट बंटवारे तक कहाँ आ जाती है? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बक्सर में बलात्कार, क्या यही है सुशासन सरकार? और सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार इस पर क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्योंकि वो जो अलग अलग बिंदु लेकर आए थे ना कि अब बिहार में सुशासन कैसे आने वाला है और इस शासन में कौन कौन से बिंदु पर नजर रखने वाले, उनमें से एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी था। शराबबंदी जब हो रही थी प्रदेश में तो ये कहकर की गई थी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो कम हो जाएंगे, इस पर बहुत असर पड़ने वाला है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन जी ये बताइए, क्या बक्सर आप लोगों का वोट बैंक हिलाकर रख देगा? क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? राजीव रंजन जी, सवाल आपसे है। राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं? हाँ पहुंच। हाँ बताइए ना राजीव जी, बक्सर वाला मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा कि नहीं होगा? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी मैं वही देख रहा था, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का गैंगरेप हुआ और आज भी निर्भया का बलिदान मैं बेकार ही मानता हूं कि इतने सारे फैसले हुए, इतने सारे डायरेक्टिव दिए गए, लेकिन बेटियों की अस्मत बचाना आज भी उस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोर्स तो सेटल करने के लिए ठीक है, लेकिन इससे उनको न्याय मिल जाएगा ऐसा नहीं होता। और इसीलिए जिस तरह से अभी मैं पैनल में कांग्रेस को भी सुन रहा था और दूसरे प्रवक्ताओं को भी मैं सुन रहा हूं, ये वक्त नहीं है कि आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए मौके का इस्तेमाल करें, बजाय इसके जिस तरह से पूरा देश मोमबत्ती लेकर के निर्भया के लिए खड़ा था। आज कहीं ना कहीं उस एकजुटता की जरूरत है कि चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में अगर किसी बेटी की अस्मत लूटी और अगर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, ये दुर्व्यवहार आप कहना क्या चाह रहे हैं? नीतीश बाबू के खिलाफ आप कैंडल मार्च निकालेंगे बेटियों के हक के लिए? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, उससे न्याय मिलेगा, उससे न्याय मिलेगा इसलिए कि हमारे यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है। दानिश रिजवान ने कुछ आपको आंकड़े दिए, क्योंकि मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता जब बैठे हैं तो बहस में कभी भी संवेदनाएं नहीं दिखेंगी, यहाँ राजनीति ज्यादा हो। इन्हें अपने राज्यों में राजीव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, संवेदनाएं कहाँ गई थी जब औरत का बलात्कार हो रहा था? वो संवेदनाएं इस डीएसपी की कहाँ गई थी जब वो पान चबाते हुए, गुटखा चबाते हुए पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? आपको मृत्युंजय तिवारी की संवेदनाएं चाहिए, आपको अखिलेश प्रताप की संवेदनाएं चाहिए, आपको वाजपेयी साहब की संवेदनाएं चाहिए। मैं कह रही हूँ उस डीएसपी की संवेदनाएं कहाँ चली गई सर? उस डीएसपी की संवेदना कहाँ चली गई? के आचरण में
ये गैर जिम्मेदाराना रवैये का पता चलता है। अगर उन्होंने सही तरीके से इस मामले में अनुसंधान नहीं किया, उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं महिला की जो अस्मिता है और स्वाभिमान कहीं आहत हुई है, तो निसंदेह उस क्लिप को भी पुलिस हेडक्वार्टर को हम लोग फॉरवर्ड करें। अखिलेश जी, लेकिन आज कम से कम हर रूबिका जी एक सेकंड खामोश रहिए जनाब, खामोश रहिए। जाएंगी मैं सरकारों को सुनिए राजीव रंजन जी, बोलने के लिए राजीव रंजन जी एक खामोशी से सुनिए। राजीव रंजन जी, अगर आप इन कर्मचारियों अधिकारियों पे, हाँ सुनिए, सुनना पड़ेगा, सत्ता में बैठे हैं तो सुनना पड़ेगा। आप जो यहाँ पकड़ रहे हैं सही तरीके से न्याय बीच में ये ना बोले तो मैं बोलूं, फिर फायदा कोई नहीं। अगर डिस्टर्ब करेंगे, माफी मांगिए। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट देश को इस तरह की राजनीति करने का वल्लभ यादव के लिए आपने बात सुन रहा था, सुनने का मतलब अरुण यादव को क्या कहेंगे? अरुण यादव मेरी बात तो पहले सुनिए, सारी बात राजीव रंजन जी बात सुन लीजिए। ये क्या बात हुई कि मैं तब तक महिला को इंसाफ नहीं दूंगा जब तक राजस्थान में महिला को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कहाँ से फिर तो महिलाएं जो हैं वो दर ही भटकती रहेंगी। अखिलेश जी जवाब दीजिए और फिर राज वल्लभ यादव पर भी अपनी बात साफ कर दीजिएगा। रूबिका, जिस प्रकार से हमारे दोनों साथी जेडीयू हम वाले बता रहे हैं, 24 घंटे में कम से कम यहाँ आने के पहले इनकी सरकार को उन इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों, थानेदारों और कर्मचारियों पे कार्रवाई करवा के आनी चाहिए थी कि जो 24 घंटे न मिलने वाली ये एक प्रोटोकॉल इतना सब होता रहा और ये सरकार सोती रही और उसके ऊपर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तक नहीं की है। ठीक है, कम से कम कर के आते कि हमने कार्रवाई की है, आगे भी करेंगे। एक एक करके सर, एक एक करके मृत्युंजय तिवारी बाद में जुड़े हैं, जरा एक बार उनसे वक्तव्य ले ले, उनका ओपनिंग रिमार्क। मृत्युंजय तिवारी जी बोलिए। सर बोलने का वक्त तो आपका है। देखिए, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। जिस तरह से हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाए, यानी सत्ता का मलाई ये खाएंगे, और इस तरह से महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होगा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा, महिलाएं रोती बिलखती रहेंगी, चीखती पुकारती रहेंगी, उसके लिए ये कहेंगे हम विपक्ष में हैं। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते ये हमारा धर्म बनता है। हम सरकार से सवाल करेंगे कि आखिर अभी हाथरस की घटना की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और इस तरह की घटना बक्सर जिले में हुई है, और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये कह रहे हैं कि सियासत ना करें। ये आरोप प्रत्यारोप तो वो खुद कर रहे हैं ना। हम तो पूछ रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा? हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को इंसाफ कौन देगा? अगर सरकार नहीं देगा तो कौन देगा? विपक्ष देगा। शासन प्रशासन उनके साथ है। आज शासन प्रशासन उनके पास है और ये कह रहे हैं अपनी गलती भी स्वीकार नहीं कर रहे। इनको तो माफी मांगना चाहिए। ठीक है, पूरी बात आपकी सुनी। अब बताइए राज वल्लभ यादव कौन है? इस तरह के लोग राज वल्लभ यादव कौन है? राज वल्लभ, ठीक, उसका जवाब सुन लीजिए। राज वल्लभ यादव जी जनता के जनप्रतिनिधि चुने गए थे जनता की अदालत में। मेरे लिए जनता की अदालत में वो जनप्रतिनिधि नहीं है, मेरे लिए कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता दोषी हैं वो। आप तो रूबिका जी पहले जवाब तो सुनिए। वो कोर्ट में है तो मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय में है। सजा हो चुकी है। क्या मामला न्यायालय में? सजा याफ्ता है कि नहीं है? राज वल्लभ यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? हम कह रहे हैं, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। अब इतना भी अगर सरकार है, हमने पार्टी से उन्हें निकाल दिया, वो हमारी पार्टी में नहीं है। पार्टी से निकाल दिया, फिर पत्नी जी को बुला दिया और पत्नी जी को टिकट थमा दिया। गजब आपका इंसाफ है। तो पत्नी जी के आरोप क्या है? पत्नी जी पर आरोप क्या है ये बताइए। नहीं, पत्नी जी का क्रेडेंशियल क्या है? अगर जनता मुझे ये बताइए, राज वल्लभ यादव की पत्नी जी का क्रेडेंशियल क्या है? पत्नी जी हम सुन लीजिए, पत्नी जी को
पत्नी जी को क्यों सजा दी जाए ये बताइए। पत्नी जी को टिकट क्यों दिया जाए? सेवा करना चाहते मुझे हैं, ये बताइए, पत्नी जी को टिकट क्यों दिया जाए? क्या किया उन्होंने ऐसा? अब वहाँ क्या किया? सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों से आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर ऊंची आवाज में ये कह रहे थे कि आप यहाँ अपराध का जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर आप ज्ञानवर्धक जो मुझे डोज दे रहे थे और बाकी दर्शकों को, तो मुझे बताने की बहुत जरूरत थी कि आप कर क्या रहे असल में, किन किन को टिकट बांट रहे हैं। सजा याफ्ता रेप के दोषी की पत्नी को आप टिकट देते हैं, आप लोगों के साथ यही परेशानी है और फिर कहते हैं महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। सुनिए, सुन लीजिए ना आप, या तो सवाल ही पूछिए या जवाब पूरा सुनिए। सवाल पूछते हैं होलसेल में और जवाब लेते हैं रिटेल में, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बताती हूँ क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आप नकली माल बेचते हैं। जवाब पूछिए। क्योंकि यहाँ बैठकर आप महिलाओं के प्रति अपराध जो हो रहा है उस पर ज्ञान तो देंगे, लेकिन एक सजा याफ्ता रेप के दोषी की पत्नी को टिकट देंगे, उस पत्नी का क्रेडेंशियल क्या है ये पूछने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जहाँ सवाल पूछना है वहाँ तो पूछ नहीं पाइएगा। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, जब यहाँ मौजूद नहीं थे तब से मैं सवाल पूछ रही हूँ और आज सबको बड़ी मुश्किल हो रही थी जवाब देने में। आप मुझसे ये मत कहिएगा, हाथरस में भी मैं ही मौजूद थी और राजस्थान की बेटी के लिए सवाल पूछने वाली भी मैं ही थी और कल जब साधुओं की हत्या कर दी गई तब भी मैं ही यहाँ पर बैठी हुई थी। तो मेरे क्रेडेंशियल पर यहाँ चर्चा मत कीजिए मृत्युंजय जी, आप अपनी बात बताइए। शशि जी, मृत्युंजय जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। शशि जी, मुझे इसी बात से परेशानी है, मेरी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो फरिश्ते हैं, बाकियों की पार्टी में सबके सब अपराधी और दोषी हैं। देखा शशि जी आपने मृत्युंजय जी को कैसे मिर्ची लगी? आपने आरोप लगाया है? नहीं, आरोप नहीं है, सच है। आपने आरोप लगाया है। रूबिका, मृत्युंजय जी आपकी बात हो गई, मुझे बोलने दीजिए आप। रूबिका, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैंने अभी पहले भी अर्ज किया था, मैं इसे किसी एक प्रदेश में नहीं बांटता, किसी नेता को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन एक क्लासिकल एक स्थिति क्रिएट हो गई है इस देश में। टीवी चैनल पर आइए, चिल्लाइए, अपनी सुविधानुसार तर्क दीजिए और यदि आपके पास कोई तर्क न हो तो आरोप लगा दीजिए। और ये जो एक स्थिति है ये बहुत अनुचित है और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए जब निर्भया का कांड होता है पूरा देश गुस्से में होता है, हम कानून बनाते हैं और कानूनों के बाद आज हालत क्या है आप देखिए। उसकी वजह यह है कि जो लीडरशिप है वो समूचे देश की, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो इन मुद्दों को लेकर उतने गंभीर नहीं है और उससे ज्यादा एक्शन लेने का विल होनी चाहिए। शशि जी, मेरे पास वक्त की कमी है। मृत्युंजय जी, नाराज होने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। अगर पहले जुड़ते ना तो आज आप इस तरीके के सवाल नहीं उठाते कि रूबिका आकर आप इस पर तो नहीं सुन रही हैं, उस पर नहीं बोल रही हैं। 20 सेकंड दे रही हूँ, 20 सेकंड दे रही हूँ, 20 सेकंड दे रही हूँ मृत्युंजय जी, 20 सेकंड दे रही हूँ, बात पूरी कीजिए आप। हम ये कह रहे हैं रूबिका जी, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत लूटी गई। कौन लोग थे? मोच वाले, तोंद वाले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी बिहार सरकार पर आई और जिनके ऊपर आरोप थे वो आज जेडीयू के उम्मीदवार हैं। इस पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं कि कैसे असमत बचेगी, कैसे माताओं की, बहनों की हमारी इज्जत बचेगी। आपको हमारे ऊपर तो आपने पूरा आरोप लगा दिया। वहाँ भी पत्नी जी वाला मामला है ना क्लीन चिट दे रही है। मृत्युंजय जी, मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, कई दफा मेरे साथ डिबेट कर चुके हैं, फिर क्यों ये बात कहनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजीव रंजन जी, जवाब दीजिए, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। मृत्युंजय तिवारी ने आप पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस समय एक स्वतंत्र एजेंसी ने ऑडिट किया था तो उसके बाद ही राज्य सरकार ने इंक्वायरी की बात, उसी समय इंक्वायरी के निर्देश दिए और बाद में कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को भी उसकी सिफारिश भी नीतीश कुमार की। जो जिन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने फैसले दिए उन सबों के खिलाफ कार्रवाई सबके सामने है और पूरे प्रकरण में मंत्री के तौर पर मंजू वर्मा का कोई उनकी भूमिका नहीं चिन्हित की। अरे तो फिर राज वल्लभ यादव की पत्नी की भी तो कोई भूमिका नहीं है ना?
भी तो यही दोनों बात बोल रहे हैं। परिस्थितियों में फर्क है। राज बल्लभ यादव को एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार का आरोपी पाया गया, उन्हें सजायाफ्ता बनाया गया। अच्छा। और उसके बाद आप कह रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे तभी जाकर मामला जो है वो हम थोड़ा ऊपर और वो थोड़ा नीचे साबित हो पाएंगे। हो गया फिर तो काम सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे